नाज़रीन, हमास ने इसराइल को एक बड़ा झटका दिया है और हमास ने अमेरिकी प्रपोजल के ऊपर एग्री कर लिया है। और इस वक्त इसराइल जो है वो मुंह तक रहा कि ये उसके साथ हुआ क्या है। हमास अमेरिकी प्रपोजल के ऊपर एग्री कर गई है और ये प्रपोजल ऐसा है कि इसके ऊपर इसराइल एग्री नहीं कर सकता। बहुत बड़े शिकंजे के अंदर इस वक्त इसराइल जो वो फंसा है। और जो महमूद खलील जो एक बड़े लीडर हैं, स्टूडेंट लीडर हैं और उनको गिरफ्तार किया गया, उनकी जो गिरफ्तारी है वो एक बड़ी तहरीक वहां पर बन चुकी है। 100 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने खत लिख दिया है कि महमूद खलील को जो है वो रिहा किया जाए। इसके साथ साथ जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है और उसके ऊपर सैंक्शंस हैं, अब वो मामला इस तरह से चला गया है कि उधर से अमेरिका और यूरोप जो है वो बयान दे रहे हैं, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, धमकियां लगा रहे हैं। उनका जवाब ईरान नहीं दे रहा, बल्कि उसका जवाब जो है वो चाइना और रशिया से आ रहा है। ये सूरत हाल यहां पर डेवलप हो गई है। और जो द्रूस को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा था इसराइल, वहां पर भी उसको नाकामी हुई है। और जो द्रूस कम्युनिटी है वो खुलकर सामने आई है। उन्होंने मुकम्मल तौर पर इसराइल के मंसूबों को नाकाम बनाया है। इसी दरमियान शाम के जो वजीर खारजा है वो इराक पहुंचे हैं और वो वहां पर क्यों गए हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और यूक्रेन जंग के हवाले से कुछ बड़ी खबरें आ रही हैं, उसको भी आखिर में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले हमास के हवाले से डिस्कस करते हैं। दोहा के अंदर मुज़ाकरात जारी थे और अब वहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हमास ने एक बड़ी हिकमत अमली के तहत एक चीज को आगे बढ़ाया है। हमास ने यूएस इन्वॉय की जानिब से जो प्रपोजल रखा गया था उसके ऊपर एग्री कर लिया है। और इसमें हमास अमेरिकी जो नेशनल है उसको रिहा करने जा रही है। 4 डेड बॉडीज हैं जो डुअल नेशनल हैं, उनको जो है वो रिलीज करने जा रही है। अब यह हर हवाले से इसराइल के लिए जिल्लत है और हर हवाले से इसराइल के लिए एक शिकंजा है। आप ये बात जानते हैं कि हमास हर एक कदम बड़े सोच, समझदारी और हिकमत के साथ आगे बढ़ती है, तो ये कदम भी उन्होंने बिला वजह नहीं उठाया। अब आप देखिए ये इसराइल के लिए जिल्लत और शिकंजा किस तरह से है। उसकी वजह नाज़रीन ये है कि अमेरिका ने सिर्फ अपने कैदियों को छुड़ाने की बात की है हमास से, इसराइली कैदियों को नहीं। जो अमेरिकन नेशनल हैं उनको रिहा करने की बात की और हमास करिए ओके हम आपके कैदी छोड़ने जा रहे हैं। यानी एक जिल्लत है इसराइल के लिए कि अमेरिका को इसराइली कैदियों की परवाह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने कैदियों के अंदर इंटरेस्टेड है। तो ये जो अपने आप को जो है वो रिलीजियसली समझते हैं कि इनको सपोर्ट होना चाहिए। और आपको पता है कि जो इसराइली हैं इनको अमेरिका में अमेरिकन से भी ज्यादा मराहत मिलती हैं। इस पर हम कुछ डिस्कस भी कर चुके हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के अंदर, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर इनको जो स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, जो मेडिकल की सहूलियात मिलती हैं, अमेरिकन से भी ज्यादा इनको वहां पर मराहत मिलती है कि ये बड़े चूजन और पीपल हैं और खास लोग हैं। अब मुझे बताइए इससे बड़ी जिल्लत और क्या होगी कि अमेरिका हमास से सिर्फ अपने कैदियों की बात कर रहा है, इसराइली कैदियों की वो बात ही नहीं कर रहा। फिर आपको पता है कि थ्रू आउट द मंथ्स इसराइल क्या चाले चलता था। इसराइल एक प्रपोजल सामने रखता था अमेरिका के जरिए, यानी जो भी उसने शरारत रखना होती थी वो अमेरिका को बताता, अमेरिका अपनी तरफ से प्रपोजल पेश करता एज अ थर्ड पार्टी। लेकिन असल में वो तो इजरायली प्रपोजल होता था, क्योंकि अमेरिका कोई न्यूट्रल पार्टी तो नहीं था, वो तो इजराइल का इत्तेहादी था। तो हमास उसको डेफिनेटली उसने रिजेक्ट ही करना होता था, क्योंकि शरारत ही ऐसे होती थी। तो बयानिया क्या बनता कि देखो ये हमास जो है वो किसी बात के ऊपर एग्री नहीं हो रही। तो अब क्या हुआ है, अब वही चाल जब उनको उल्टी पड़ गई है। अमेरिका ने प्रपोजल पेश किया है, हमास एग्री कर गई है और इसराइल के लिए उस प्रपोजल के ऊपर एग्री करना नामुमकिन के करीब है। और इसलिए ये मतलब एक मुकम्मल शिकंजा है। फिर तीसरी बात यह है कि नेतन्याहू जो ऑलरेडी शदीद प्रेशर में है, मिलिट्री के साथ लड़ाई है, पॉलिटिकल एलीट लड़ रही है, जो अंदरूनी खलफशार है और जो प्रेशर है कि तुम कैदियों को रिहा नहीं करवा रहे हो, तो आप सोचिए जरा कि अमेरिका हमास के साथ टेबल पर बैठकर अपने कैदी छुड़वा ले जाए तो नेतन्याहू की फिर हालत क्या होगी। उसका क्या पूरा बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा कि नेतन्याहू ने जंग भी की, ना जंग के जरिए ना डिप्लोमेसी के जरिए अपने कैदी वापस ला सका, और अमेरिका टेबल के ऊपर हमास के साथ बैठा और हमास ने कैदी छोड़ दिए। तो क्या चीज एस्टेब्लिश होगी कि मसला हमास में नहीं, मसला नेतन्याहू में है। इजराइल के अंदर ये बात मजीद एस्टेब्लिश होगी। तो जो बेड़ा गर्क हो रहा है वो मुकम्मल नेतन्याहू का बेड़ा गर्क हो जाएगा अगर ये कैदी इस तरह से रिहा हो जाते हैं। यानी नेतन्याहू किसी तौर पर इस प्रपोजल के ऊपर एग्री नहीं कर सकता, इस प्रपोजल को आगे नहीं बढ़ने दे सकता। अगर ये कैदी इस तरह से रिहा हो गए तो मुकम्मल बेड़ा गर्क है। लेकिन सवाल यह है कि नेतन्याहू कर क्या सकता है। अगर अमेरिका और हमास राजी हो जाए, आप सोचिए जरा, तो नेतन्याहू कैसे रोकेगा, नेतन्याहू इन कैदियों की रिहाई को कैसे रोकेगा। तो ये वो तौक है जो इस वक्त डाला गया और बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली के तहत जब वो हमास ने इस प्रपोजल को एग्री किया, वगरना वो मतलब इस तरह से किसी को रिहा करेगी, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमास टू डिलीवर बॉडीज ऑफ 4 डुअल नेशनल कैप्टिव्स, इसराइली नहीं है, डुअल नेशनल्स एंड यूएस कैप्टिव्स इन एक्सचेंज फॉर
पैलेस्टीनियन डिटेनीज, एक अमेरिकी जो जिंदा है वो रिहा किया जाएगा और 4 अमेरिकी जो डेड बॉडीज हैं वो रिलीज की जाएंगी। इनडायरेक्ट टॉक्स बिटवीन बोथ साइड विल बिगन ऑन द सेम डे ऑफ रिलीज ऑफ डिटेनीज टू इंप्लीमेंट द सेकंड फेज। अगली बात सुन लीजिए, मुकम्मल बेड़ा गर्क नेतन्याहू का और इजराइल का। जिस दिन हमास ये कैदी रिहा करेगी, यानी वो एक अमेरिकी कैदी और 4 बॉडीज, जिस दिन वो रिहा करेगी उसी दिन सेकंड फेज के ऊपर काम शुरू हो जाएगा, कंप्लीट सीज फायर के ऊपर काम शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये वो अमेरिकी प्रपोजल था जो रखा गया था, हमास उसके पर एग्री कर गई है। टॉक्स इंक्लूड अरेंजमेंट्स फॉर सीज फायर, मुकम्मल सीज फायर, विड्रॉल फॉर रिमेनिंग डिटेनीज विद इन 50 डेज। तमाम जितने भी कैदी हैं 50 दिन के अंदर अंदर रिहा किए जाएंगे, फिर परमानेंट सीज फायर और मुकम्मल विड्रॉल, एज वेल एज द ओपनिंग ऑफ क्रॉसिंग्स एंड इमीडिएट एंट्री ऑफ एड। और तमाम क्रॉसिंग्स खोल दी जाएंगी और फौरी तौर पर जो एड है वो अंदर दाखिल होगी। यानी इसको आप यूं समझिए कि ये वही बात है जिसका इजराइल के अंदर खदशा पाया जा रहा था कि कहीं हमास और अमेरिका जो है वो आपस में बैठकर एग्री ना हो जाएं और बाद में फिर इजराइल के पास कोई चांस नहीं होगा कि अमेरिका की बात मोड़ने का। यानी अमेरिका और हमास आपस में बैठे हैं और एक बात के ऊपर वो एग्री हो गए हैं, तो अब अमेरिका जाने और इजराइल जाने। अब जो बात वहां पर तय हो गई है वो मनवानी है अमेरिका ने इजराइल से, और नेतन्याहू के पास इस वक्त वो स्पेस नहीं है कि वो इसको एक्सप्लॉइट कर सके, या अमेरिका की तरफ से जो ऑर्डर आएगा कि ऐसे नहीं तो ऐसा करना है, नेतन्याहू उसको मोड़ सके, उसके पास कोई चांस नहीं है। तो बेसिकली इजराइल के फैसले जो है वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इजराइल नहीं कर रहा है। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ये एक मुकम्मल सरेंडर होगा और मुकम्मल शिकस्त होगी इजराइल की, और जिल्लत हमें शिकस्त होगी। अब जरा कुछ और हेडलाइंस देखिए। इजरायली मीडिया, द प्रपोजल हमास एग्रीड टू इज एग्जैक्टली व्हाट ट्रम्प्स एनवॉय ट्राइड टू पुश फॉर। ये बिल्कुल वही प्रपोजल है जो अमेरिका ने पेश किया था हमास को, उसके ऊपर एग्री किया गया है। इजराइल प्रीवियसली अपोज्ड द रिलीज ऑफ डुअल नेशनल्स बट हैज नॉट येट कमेंटेड ऑन हमास रिस्पॉन्स। अभी इजराइल का इसके ऊपर जवाब आना है, और इजरायली मीडिया बता रहा है कि माजी में जब मुज़ाकरात चल रहे थे तो इजराइल इसके अगेंस्ट था कि डुअल नेशनल्स ना पहले रिहा किए जाएं। हालांकि डुअल नेशनल में मतलब वो अगर अमेरिकन नेशनल है तो इजरायली नेशनल भी तो वह है ना, लेकिन वो इसके खिलाफ थे। पहले सिर्फ और सिर्फ जो इजरायली नेशनल है उनको रिहा किया जाए। तो अब हमास किसको रिहा कर रही है? जो अमेरिकन नेशनल है। तो ये इस तरह से बड़ी जबरदस्त हिकमत अमली है। अब नेतन्याहू इसको हां करता है तो भी मसला है, अगर ना करता है तो अमेरिका के सामने, ट्रंप के सामने ना कैसे करेगा? भाई देखें, ट्रंप के लिए ये कितनी बड़ी कामयाबी होगी कि उसने हमास को एक चीज के ऊपर एग्री करवा लिया, कैदी अपना रिहा करवा लिया। इससे बड़ी कोई चीज हो सकती है ट्रंप के लिए? और पिछले दिनों अगर आप याद करें, जब ये डायरेक्ट टॉक्स हो रही थी हमास और अमेरिका की, तो अमेरिका की जानिब से हमास को ये कहा गया था, यूएस एनवॉय की जानिब से, अगर आप अमेरिकी कैदी को रिहा कर देंगे तो ये एक आपकी तरफ से अच्छा जेस्चर होगा टुवर्ड्स ट्रंप। तो ये वही बात है। भाई ट्रंप तो ऑलरेडी ऐसी चीजें चाहता है कि वो बता सके कि वो कितना बड़ा पीस मेकर है, कितना बड़ा डील मेकर है, और वो कैसे चीजें मनवा सकता है। तो भाई हमास तो मान गई है, ट्रंप के लिए इससे बड़ी फतह क्या होगी? देखिए, नेतन्याहू ने जंग की है, 16 महीने जंग की है। अब अमेरिका ने सारा सपोर्ट किया, लेकिन अमेरिका ये तो नहीं कहता कि उसने जंग की है। असल में तो इजराइल की जंग थी, अमेरिका पीछे खड़ा था। तो यहां पर अमेरिका आया है, उसने कोई जंग नहीं की, एक तरह से टेबल पर आकर बैठा है, बातचीत की है, हमास एग्री हो गई है, वो कैदी लेकर जा रहे हैं। तो ये तो ट्रंप के लिए बहुत बड़ी फतह वाली बात होगी। तो ट्रंप तो इसको इंप्लीमेंट करवाने की तरफ जाएगा, नेतन्याहू उसको ना कैसे करेगा? तो ये वो बात है जो जालिमों का अंजाम है, और ये वो बात है कि जब आप ऑन ग्राउंड हार जाते हैं तो फिर ऑन टेबल भी आपको हारना ही होता है। तो ये इधर उधर की टकरे हैं, कभी जी सीरिया, कभी लेबनान में, कभी गजा में, कभी वेस्ट बैंक में, ये टकरे हैं, ठीक है। और इजराइल बेसिकली ये जंग हार चुका है, और हर आगे आप देखेंगे हर मरहल के ऊपर इजराइल मजीद हारेगा। नेतन्याहू ने अभी इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है इस असेसमेंट के ऊपर कि क्या जवाब देना है। इसी दरमियान नाज़रीन, जो महमूद खलील हैं, जो स्टूडेंट लीडर हैं, उनकी गिरफ्तारी एक बड़ी तहरीक बन चुकी है। अभी आप देखिए, 100 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स ने ट्रंप इंतजामिया को खत लिखा है कि खलील महमूद को जो है वो रिहा किया जाए, और साथ उन्होंने ये कहा है कि अगर महमूद खलील को रिहा नहीं किया जाता और इस तरह के मजीद इकदाम उठाए जाते हैं तो ये अमेरिकी नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ होगा, ये अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा नुकसान लेकर आएगा। क्योंकि देखिए, दुनिया अमेरिका का इसलिए रुख करती है कि वहां पर सिक्योरिटी है, वहां पर रूल ऑफ लॉ है। जो अमेरिका का रूल ऑफ लॉ है वो शायद दुनिया में कहीं भी नहीं है, तो दुनिया इसलिए वहां पर जाती है। वो लैंड फॉर ड्रीम है, वो लैंड फॉर एवरीवन है, और अमेरिकन एम्पायर इस सोसाइटी के ऊपर खड़ा हुआ है जो फ्री सोसाइटी है। वो दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी शख्स आ सकता है, वहां पर पढ़ सकता है, वहां पर तरक्की कर सकता है,
और अमेरिकन नेशन में अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो कर सकता है। इस सोसाइटी के ऊपर अमेरिकन एम्पायर खड़ा हुआ है। तो अगर वो फ्री सोसाइटी नहीं है, अगर सबको अलाउ नहीं है, तो फिर वो अमेरिकन एम्पायर भी नहीं। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि ये इकदाम जो है वो बाकी जो दुनिया से लोग आ रहे हैं उनको डाइवर्ट करेंगे। और फ्रांस तो ऑलरेडी दरवाजे खोल चुका है, यूरोप अपने दरवाजे खोल चुका है। क्या पता कल को चाइना भी कह दे, कल को रशिया भी कह दे कि हमारी तरफ आ जाए। 100 डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स सेंड अ लेटर टू द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्वेश्चनिंग द लीगैलिटी ऑफ स्टूडेंट महमूद खलील डिटेंशन। 100 लॉ मेकर्स ने खत लिखा है कि जवाब क्या है गिरफ्तारी का। डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स लेटर फोकसेस ऑन चैलेंजिंग द लीगल बेसिस फॉर महमूद खलील अरेस्ट। वो कह रहे हैं जिस जवाब के ऊपर आपने गिरफ्तार किया, जो लीगल बेसिस हैं वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है। डेमोक्रेटिक लॉ मेकर्स लेटर टू ट्रंप एक्यूज इट ऑफ वायलेटिंग महमूद खलील राइट ऑफ फ्री एक्सप्रेशन। देखिए सबसे बड़ा एक राइट है ना, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम, इसी के ऊपर अमेरिकन सारा निजाम खड़ा हुआ है, वेस्ट का सारा निजाम खड़ा हुआ है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, वो कह रहे हैं कि ये इसके खिलाफ है। एंड आखिरी बात, डेमोक्रेटिक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लेटर वार्न्स ऑफ पोटेंशियल सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फॉर यूएस फॉरेन पॉलिसी। महमूद खलील की गिरफ्तारी और इस तरह के इकदाम अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी के लिए बड़े खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस जब लेकर आ सकते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ट्रंप इसको ज्यादा देर आगे चला सकेंगे, जितना चला रहे उसका भी नुकसान ही हो रहा है। और बात यह है कि देखें इस तरह के इकदाम से फलस्तीनी का नाम गूंज रहा है ना हर तरफ, खबरों में भी, तहरीकों में भी, मुजाहरों में भी। तो वो तो फलस्तीन का नाम दबाना चाहते हैं और उनके हर इकदाम से फलस्तीन और उभर कर जब वो सामने आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि अगर ये गिरफ्तारी को आगे बढ़ाया गया, डिपोर्ट किया गया या मजीद गिरफ्तारियां हुई तो इसका नतीजा उल्टा निकलेगा। अब ट्रंप हो सकता है मजीद फोर्स इस्तेमाल करें, हो सकता है वो खलील महमूद को डिपोर्ट कर भी दें, लेकिन ये मामला ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं और ये ऐसे इकदाम बेड़ा गर्क होते हुए इजराइल को बचा नहीं सकते हैं। इसी दरमियान जरा ईरान के हवाले से बात करते हैं। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो आप समझ लें कि ग्लोबली सबसे बड़ी न्यूज है, क्योंकि ये एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि आफ्टर डेकेड्स ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बड़े क्रिटिकल मोड के ऊपर पहुंच चुका है। यानी ईरान अब उस कैपेबिलिटी में आ चुका है कि अगर वो चाहे तो न्यूक्लियर बना सकता है। ये एस्टीमेट पिछले कुछ महीनों से चल रहा है कि इससे पहले, आज से साल पहले, 2 साल पहले तो ईरान की ये कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर बना सके। ठीक है, उसकी टेक्नोलॉजी थी, एक न्यूक्लियर जो उनके प्लांट्स है वो चल रहे थे, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेबिलिटी में नहीं थे। अब उन्होंने यूरेनियम इतनी बना ली है कि वो किसी भी वक्त बना सकते हैं। तो इसलिए अब वो वेस्ट सोच रहा है कि क्या करें, मतलब वो ईरान को किसी तौर पर ये न्यूक्लियर बनाने नहीं देना चाहते, लेकिन रोकें तो कैसे रोकें। अब हुआ यह है कि उधर से वेस्ट बयान जारी कर रहा है, धमकियां, अमेरिका सैंक्शन, धमकियां, सारा कुछ। उसका जवाब चाइना रशिया से आना शुरू हो गया है। ये मामला जो बीजिंग में मुलाकात हुई है, इतनी जबरदस्त वो मुलाकात हुई है और जिस तरह से चाइना रशिया ने सपोर्ट का ऐलान किया। अभी आप देखिए G7 का इजलास हुआ है और G7 में ईरान के ऊपर फिर धमकियां लगाई गई हैं। उसका जवाब चाइना और रशिया से आया है, G7 का जवाब। जरा G7 की पहले 2 स्टेटमेंट देखिए। वो कह रहे हैं कि ईरान इज अ मेजर सोर्स ऑफ इंस्टेबिलिटी इन द रीजन। ईरान ही मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ी जवाना बदअमनी की वजह है, वही जो इजराइल का रिवायती बयानिया है। ईरान कैन नेवर बी अलाउड टू बिल्ड एंड पोजेस अ न्यूक्लियर वेपन। कभी हम इजाजत दे ही नहीं सकते कि ईरान न्यूक्लियर बने। अब ये G7 की स्टेटमेंट है, इसका जवाब ईरान से तो आएगा। इसका जवाब जब चाइना रशिया से आ गया है, दोनों की जो स्टेटमेंट है, वी अफर्म्ड अलोंग विद चाइना एंड ईरान आवर रिजेक्शन ऑफ द थ्रेट ऑफ फोर्स अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। वो कह रहे हैं कि ये जो धमकियां लगाई जा रही है ना ईरान को कि तुम्हारे ऊपर हमला करेंगे, हम इन धमकियों को भी रिजेक्ट करते हैं। यानी ये धमकियां ना लगाई जाए ईरान को। ये रशिया और चाइना की स्टेटमेंट है। वी कोऑर्डिनेटेड विद चाइना एंड ईरान to ease the growing tensions from abroad regarding Iran's nuclear program। ये बाहर से जो कशीदगी बढ़ रही है ईरान के खिलाफ, इसको हमने कन्फ्रंट करना है और ईज करना है। ठीक है, तो G7 की स्टेटमेंट, आगे से रशिया और चाइना की बात। इसी दरमियान जो ईरान के ऑयल मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट आई है, जिनको सैंक्शन किया गया है। वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है दैट हैज बीन फेल्ड एंड विल फेल अगेन। पहले भी इसका जीरो जो है ना रिजल्ट निकला है और अब भी इसका कोई रिजल्ट निकलेगा। पहले भी ये फेल हुई है, थ्रेट की पॉलिसी, फोर्स की पॉलिसी, और अब भी ये फेल होगी। इसी दरमियान नाज़रीन, आप जानते हैं कि इजराइल मुसलसल जो दुरूज कम्युनिटी है उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है, उनके साथ इंगेजमेंट कर रहा है, उनको लालच दे रहा है मजहबी बुनियादों के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर और बहुत सारी चीजों के ऊपर। लेकिन यहां पर भी धचका लगा है। नाज़रीन, जो दुरूज है वो खुलकर सामने आ गए हैं और उन्होंने कहा है कि ये जो 100
फिगर्स गए हैं गोलान हाइट्स पर, ठीक है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, ये हमारे नुमाइंदे नहीं हैं, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम इनको कंडेम करते हैं जो यहां से सीरिया से उठकर उधर इजराइल के अंदर गए हैं। जरा कुछ हेडलाइंस देखिए, वो कह रहे हैं जी वी हैव नॉट एंड विल नॉट फॉरगेट, ये लाइन सुनने वाली है, ऑक्यूपेशंस, क्राइम्स एंड वायलेशंस अगेंस्ट आवर पीपल इन द गोलान हाइट्स, इन द वेस्ट बैंक एंड इन गाजा। ये दरूज कह रहे हैं कि जो इजराइल ने जुल्म किए हैं गोलान हाइट्स में हमारे लोगों के खिलाफ, गजा के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, उनको हम कभी भूलने वाले नहीं हैं। तो ये इजराइल भूल जाए कि हम उनके साथ जाकर कोई इल्हाक करेंगे या उनके साथ मिल जाएंगे। और ये जो लोग 100 लोगों ने विजिट किया है, ये जौन से भी लोग गए हैं, ये हमें रिप्रेजेंट नहीं करते और हम इनको कंडेम करते हैं। इजराइल सीक्स टू एक्सप्लॉइट द दरूज कम्युनिटी टू अचीव इट्स एक्सपेंशनिस्ट इंटरेस्ट इन सदर्न सीरिया। दरूज कम्युनिटी को एक्सप्लॉइट कर रहा है इजराइल ताकि ये एक्सपैंड कर सके, और हम इसमें नहीं है। वी कंडेम द विजिट ऑफ शेख्स to occupied Palestine at the invitation of parties loyal to occupation। वो यहां पर ताकतें, वो यहां पर तबके जो इजराइल के लॉयल हैं, उनकी दावत के ऊपर ये वहां पर गए हैं और ये हमें ना रिप्रेजेंट करते हैं बल्कि हम इनके जो विजिट है उसको कंडेम कर रहे हैं। तो ये भी समझ लें कि जो मंसूबा है वो जबरदस्त हो चुका है इजराइल का दरूज को एक्सप्लॉइट करने का। तो सीरिया और तुर्की के लिए जरूरी है कि वो फिलफौर दरूज को मुकम्मल प्रोटेक्शन दें और उनके साथ एंगेजमेंट को आगे बढ़ाया जाए। इसी दरमियान जो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इराक पहुंचे हैं। ये बड़ा अहम दौरा है क्योंकि ये पहला दौरा है। सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर ने तमाम मुल्कों का दौरा किया लेकिन इराक का दौरा नहीं हुआ। ये पहला दौरा इराक का। इराक में कुछ टेंशन भी चल रही है, कुछ सीरियन नेशनल जो है वो इराक के अंदर मारे गए हैं। एक बड़ा अफसोसनाक वाकयात वहां पर कुछ पेश आए हैं। तो ये पहला दौरा है, इसमें ये सारी सिक्योरिटी और वो डिस्कस हो रहा है। इसी दरमियान नाज़रीन जो तिजारती वॉर है, टेक्नोलॉजी वॉर है, वो इस वक्त जारी है। और चाइना की क्या स्टेटमेंट आई है, सख्त तरीन स्टेटमेंट। चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है देयर विल बी नो विनर्स इन ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी वॉर। तबाही होगी लेकिन हम ये जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। और यूरोप अमेरिका को क्या पैगाम भिजवा रहा है, चाइना इज द सोल बेनिफिशियरी ऑफ द यूएस एंड ईयू ट्रेड वॉर। हम ये जो आपस में तहादी लड़ पड़े हैं, यानी यूरोप अमेरिका को कह रहा है कि हम आपस में जो लड़ पड़े हैं इसका फायदा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ चाइना को फायदा होगा। यूरोप अमेरिका को कह रहा है कि हम नुकसान उठाएंगे और फायदा जो है वो चाइना उठाएगा। तो हमें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, लेकिन वहां से मजीद टैरिफ जो है वो लगने जा रहे हैं। इसी दरमियान खबर यह है कि प्यूटन ने स्टीव विटकॉफ के जरिए खास पैगाम ट्रंप को भिजवाया है। प्यूटन के स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात हुई और पैगाम जो है वो ट्रंप को भिजवाया है और ट्रंप तक ये पैगाम पहुंचेगा। उसके बाद प्यूटन और ट्रंप की मुलाकात की डेट सामने आएगी। और बड़े तरीके से प्यूटन ने जो जंगबंदी प्रपोजल था उसको ना किया है, बड़े तरीके से, मतलब कमाल हिकमत अमली। हालांकि वेस्ट बड़ी खुशियां मना रहा था, यूरोप बड़ी खुशियां मना रहा था कि पता नहीं उन्होंने रशिया को कैसे जाल में फंसा लिया है, लेकिन रशिया ने वो जाल वापस फेंक दिया है। अब जरा ये स्टेटमेंट सुनिएगा जो रशिया से जारी हुई है। प्यूटन सपोर्ट्स ट्रम्प्स पोजीशन ऑन एंडिंग द वॉर। प्यूटन ट्रंप की जो पोजीशन है उसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं, बट लेकिन रेजेस द क्वेश्चन दैट नीड टू बी आंसर्ड विद द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ साइड। यानी वो ना भी कर दी और जो है वो हाँ भी कर दी। हम तो ट्रंप के साथ हैं, ट्रंप के जो पोजीशन है उसको मुकम्मल तौर पर हम तो सपोर्ट करते हैं, ऐसी तो कोई बात है ही नहीं भाई। ट्रंप ने जो बात कर दी है हम पूरी तरह से ट्रंप के साथ, लेकिन हमारे कुछ सवालात हैं, कुछ हमारे कंसर्न्स हैं, वो भी तो दूर होने चाहिए। और वो कंसर्न्स क्या हैं, वो लंबी लिस्ट है। वही मतलब टोटल सरेंडर यूक्रेन का, वो नेटो मेंबरशिप और बहुत सारी चीजें। द डेट फॉर द टॉक्स बिटवीन द रशियन एंड यूएस प्रेसिडेंट्स will be set after Witkoff deliver a message from Putin to Trump। डेट सामने आएगी जब ये मैसेज डिलीवर होगा। इसी दरमियान जो बाल्टिक सी है वहां पर ये बताया जा रहा है कि एस्केलेशन हो रही है। बेलारूस के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं बाल्टिक सी मस्ट बी एस्कॉर्टेड बाय मिलिट्री वेसल्स टू काउंटर थ्रेट्स टू सीजोर। बाल्टिक सी के अंदर ये बढ़ रही है, आप कह लें कि एक एस्केलेशन, जिसमें बेलारूस के प्रेसिडेंट ये कह रहे हैं कि हमारे जहाजों को वहां पर पकड़ा जा सकता है, यानी नेटो यूरोपियंस हमारे जहाजों को पकड़ सकते हैं, तो हम अपनी मिलिट्री वेसल्स वहां पर भेजेंगे अपने जहाजों को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये वहां पर है। धड़ाधड़ यूक्रेन को जो जंगी मदद है वो दी जा रही है। इसी दरमियान आप देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल की ट्रंप के साथ मुलाकात हुई है और नेटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो ट्रंप बैठकर ये कह रहे हैं कि हम ग्रीनलैंड को भी लेंगे, और नेटो के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि हाँ ट्रंप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं और ये बड़ी जबरदस्त डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। अब वो यूरोप में खा पड़ी क्योंकि ग्रीनलैंड तो यूरोप का हिस्सा है। और पिछले दिनों जो यूरोप से बात सामने आई थी, उन्होंने ये कहा था कि नेटो फौजें जाएंगी ग्रीनलैंड में अमेरिका को कन्फ्रंट करने के लिए, नेटो फोर्सेस जाएंगी। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ट्रंप के साथ बैठकर कह रहे हैं बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं ट्रंप, बिल्कुल ये ग्रीनलैंड जो है वो लेना चाहिए। तो वो यूरोपियंस को यहां पर एक बहुत बड़ा धचका लगा है। और साथ नेटो के सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं कि जो रशिया के साथ ताल्लुकात हैं
वो तो बड़ी जल्दी रिज्यूम होने चाहिए। रिलेशंस विद रशिया मस्ट रिज्यूम वंस द फाइटिंग इन यूक्रेन एंड्स, ये भी उन्होंने ट्रंप के साथ बैठकर बात की। भाई वो यूरोप तैयारी कर रहा है रशिया से लड़ने की, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ट्रंप के साथ बैठकर कह रहे हैं कि रशिया के साथ तो ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। ये वही नेटो है जिसने कहा था कि यूक्रेन मेंबर बनेगा नेटो का और कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती और रशिया दुनिया के लिए खतरा है, पता नहीं क्या क्या कुछ हुआ। और आज आप देखिए तारीख कहां लेकर आई है। नेटो कह रहा है कि रशिया के साथ हमें ताल्लुकात बनाने की जरूरत है, आप अंदाजा कर लें। इसके अलावा CNN ने यह कंफर्म किया है कि अमेरिकी जो मिलिट्री है वो तैयारी कर रही है पनामा को कंट्रोल करने के वाले से। द पेंटागन हैज बीन टास्क्ड with presenting military options to ensure US access to the Panama Canal। ये CNN ने कंफर्म किया है कि पेंटागन इस वक्त तैयारी कर रहा है अपनी फौजें पैनामा भेजने के लिए। ये बहुत बड़ा वाकया होने जा रहा है हिस्ट्री के अंदर और इसकी बहुत सारी पेचीदगियां होंगी। फिल वक्त तो कोई अमेरिका को वहां पर रोक नहीं सकेगा, लेकिन ये वहां पर बाद में नई जंगें छेड़ेगा। तो ये इस वक्त की ताजा तरीन तफसीलात है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।